का जत्था हमलावर हुआ है। एक शख्स को ब्लैंकेट जमानतें, सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। Military means one man, the army chief. There's no democracy in the military. कच्चे का डाकू, उसको देख के कोई जज ये नहीं कहता कि तुम्हें देख के खुशी हुई। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुख्तलिफ वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में उनके मुकदमे चलाए जाएं। तो उनकी जात के लिए तहरीक है सारी ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद पेशावर गए, पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया और बड़ी अहम बातें की। उन्होंने वादे कर दिया कि फ़ौज की हुर्मत और फ़ौजी तनसीबात पर मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 9 मई के यौम स्याह के दिन जो भी किरदार थे, वो एबैटर थे, वो प्लानर थे, वो एग्जीक्यूटर थे, यानी जो मंसूबा साज थे, जो अमल दरामद करने वाले थे, उन सब को कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा। और वज़ीर आज़म ने आज कह तो दिया कि 72 घंटों में गिरफ़्तारियाँ की जाएँ और इनके मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएंगे, लेकिन अदालतें तो धड़ाधड़ ज़मानतें दे रही हैं। आज भी बहुत सारी ज़मानतें मिली, कल भी बहुत सारी ज़मानतें मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़मानत मिली थी। तो एक तरफ गिरफ़्तारियाँ होंगी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, लेकिन साथ साथ ज़मानतें होती जाएंगी। तो फिर वो प्लानर, एग्जीक्यूटर्स, अबैटर्स वो कहाँ कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने पीडीएम की जमातें धरना दे रही हैं। चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने बरमला वादे तौर पर कह दिया है कि ये नहीं चलेगा, हम धरना देंगे। कब तक धरना चलेगा ये भी नहीं बताया गया। और कुछ इम्प्रेशन ऐसे भी आए कि चीफ़ जस्टिस के इस्तीफ़ा तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब होंगे। लेकिन चूँकि अभी पेशावर से जो इत्तलात आई हैं आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब के दौरे के और उनकी जो बातचीत उन्होंने ऑफिसर्स के साथ की, मैं उस पर पहले तजिया लेना चाह रहा हूँ। और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वक़ार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी डिटर्मिनेशन दे दी आर्मी चीफ़ ने, सैयद आसिम मुनीर जनरल साहब ने वाज़े कह दिया कि मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये कौम के मुरैल को, मुसल्लह अफवाज के मुरैल को, और ख़ास तौर पर जो जवान इस वक्त सियाचिन में खड़ा है या पारा चनार में खड़ा है या वो बाजौड़ में खड़ा है, ये कितनी हौसला अफजा बात होगी? आई थिंक इसकी ज़रूरत भी थी और चीफ ने विजिट किया है और पेशावर कोर हमारी फ्रंटलाइन कोर कहलाती है और उसमें जाके एड्रेस करना बड़ा सिंबॉलिक भी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इसमें दूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन डोमेन में नैरेटिव शेप हो रहा था, इसको 7-8 महीने लग चुके थे। और एक नैरेटिव की जो बॉटम लाइन थी कि आर्मी द एल्बेट्रॉस हैंगिंग इन द नेक ऑफ पाकिस्तान, और उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें क्लेम करती थी पीटीआई की प्रॉब्ली इट्स अगेंस्ट द लीडरशिप जो पुरानी थी। लेकिन अगर आप देखें रैंक एंड फाइल को अटैक किया गया इंफॉर्मेशन डोमेन में, चाहे वो ट्विटर है, वीडियोज आती थी बड़ी फनी थी, एंड दिस वाज आई थिंक डिजायर्ड बाय होस्ट एजेंसी। बाहर इनके बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कुछ रिटायर्ड लोग हैं हमारी सर्विस के ही, कॉन्स्टेंट सॉल्ट था। तो जब आप इंफॉर्मेशन डोमेन में एक बिल्डअप कर लेते हैं नैरेटिव ओवर पीरियड ऑफ 7 मंथ, तो यूथ को देन बिल्डर करना और एक कल्ट लीडरशिप के अंदर एग्जीक्यूट कराना, तो ये 9 मई वाला जो है ये ऐसा नहीं है कि जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर, ये ऑलरेडी शेप्ड एंड पार्ट ऑफ द प्लान। अभी आप देखें द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, जिसके अंदर इनके एक्स एमएनएज हैं, लीडर्स हैं, रैली कर रहे हैं, टारगेटिंग, फिर बायस से रनिंग कमेंट्री चल रही थी, फलां कोर कमांडर के घर घुस जाओ, एचक्यू का जाके दरवाजा तोड़ो। बड़ा शौक था। इस दफा भी जब ये लोग आए थे तो बड़ी डिजायर थी कि धरना वहां पे होना चाहिए। डिडंट दे नो कि जब मॉब को आप इंसाइट करेंगे तो इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। फिर एक कॉल है बिटवीन इजाज चौधरी एंड हिज सन
जहाँ पे वो कह रहा है जी कि हमने जला के राख कर दी, और कहता है फिर मिथ तो हमने तोड़ दी है ना। तो अगर ये आप समझते हैं कि ये आपने मिथ तोड़ने के लिए किया है, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी तरफ रिस्ट्रेंट देखें कि अगर खुदा ना खास्ता को 4 कोर की जो ट्रुप्स हैं वो रिटेलिएट करते, वो डंडे खा रहे थे, गालियां खा रहे थे, उनके पास हथियार भी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या होता फिर पाकिस्तान। तो आई थिंक रिस्ट्रेंट जितना था वो हो गया, और अभी आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर दिया, नो मोर। एंड आई फील कि इसको अकाउंटेबल करने की इसलिए जरूरत है कि कल ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। कल कोई भी पार्टी, चाहे वो रिलीजियस है, टीटीपी है, पीपीपी है, वो उठेगी, वो रैंसैक करेगी पाकिस्तान को अगर आप उसके लीडर को अकाउंटेबल करेंगे। तो इसका मतलब है किसी पोलिटिकल लीडर को आप अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते, और ये जंगल का कानून है, जिसके पास जत्था ज्यादा है वो ले। तो इस लिहाज से आई थिंक आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर पैगाम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क हूएवर वाज इन्वॉल्व्ड, चाहे वो इनके एक्टिविस्ट थे, चाहे जो लीडर थे, चाहे प्लानर्स थे। एंड आई एम श्योर काफी सारा अभी डाटा आ गया है, चीजें बाहर आ जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त बताया आपने, लेकिन ये फिर होगा कैसे? प्लानर्स की बात की आर्मी चीफ ने, उन्होंने अबैटर्स की बात की, कुछ तो कॉल्स जैसे आपने भी फरमाया आइडेंटिफाई हुई, चौधरी एजाज साहब सेनेटर हैं, उनकी बात आपने की, लेकिन फॉर एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कॉल थी इसी तरह से, आज तो उनकी ज़मानत हो गई, उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो गई, तो ये फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा, ये फरमाइए ज़रा। जी, अदालतों का तो मैं ज्यादा इसलिए कमेंट नहीं करता कि अल्टीमेटली हमारी रिस्पेक्ट है, अदालतों के लिए साथ सारे जजेस बैठे हैं, और अगर जमानत होती है तो डजंट मीन कि किसी को लेट से फ्री छोड़ दिया गया, उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। बट यहाँ पे वीडियोस हैं, यहाँ पे आई थिंक क्रिटिकल एविडेंस है, डिजिटल फोरेंसिक आप कर लें, जियो फेंसिंग करें, बड़ा क्लियरली कि इस तरीके से ये चीजें हुई थी। एंड आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड जो है अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। फिर आती है एग्जीक्यूटिव की और पार्लियामेंट की ड्यूटी, भी है सिटिंग पार्लियामेंट, और आज आई थिंक वजीर आज़म ने दौरा भी किया और खुद जाकर फिजिकली देखा है कि जिन्ना हाउस जो कायद-ए-आज़म के नाम पे हमारा एक मोनूमेंटल हाउस था, फिर उन्होंने वेंडलाइज किया है हमारे मोनूमेंट्स को, शोधा के यादगारें हैं। तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो आई फील के आई थिंक ठीक है, जमानतें भी हो जाएंगी, लेकिन लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और इसके अंदर इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, बिकॉज ये आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप हियर। वरना तो फिर ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और कोई पूछता नहीं है, तो देन इट इज फ्री फॉर ऑल। फिर तो पाकिस्तान एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, द स्टेट कांट बी अलाउड टू मेल्ट डाउन। ब्रिगेडियर साहब काइंडली हमारे साथ रहिए। नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली साहब ये माहिर अमूर सलामती के अमूर के माहिर हैं और डायरेक्टर हैं कैस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रज़र साहब खैरियत से हैं आप ठीक हैं? खैरियत से। मैं बात कर रहा हूँ, आर्मी चीफ पेशावर गए आपसे थोड़ी देर पहले और उन्होंने ट्रूप्स को, ऑफिसर को एड्रेस किया, बड़ा उनके साथ वक्त गुजारा। जो ऑफिसर या ट्रूप्स या सिपाही वहाँ मौजूद थे, जो 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए, ज़ाहिर है उनका असर तो होगा। तो आर्मी चीफ ने तो बड़ा वादे तौर पर पैगाम दे दिया कि जो भी लोग यौम स्याह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। दूसरी तरफ अदालती फ़ैसलों का जो तासर है कि उनका झुकाव है पीटीआई की तरफ, तो फिर ज़मानतें भी हो रही हैं उनकी, तो फिर ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा, आप क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आर्मी चीफ के आज दौरे पेशावर का ताल्लुक है, मैं इसके 4 पहलुओं पे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा, जो कि आपके नाज़रीन के लिए मैं समझता हूँ कि दिलचस्पी का बायस होगी। पहली बात तो ये कि देखें जिस इन्वायरमेंट और टाइम फ्रेम में उन्होंने पेशावर का विजिट किया, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो अफसर और जवान थे। और तीसरी बात जो है कि उन्होंने किन उमूर के ऊपर बात की है, जो कि आपने टेक्स्ट और मतन और सब्सटेंस देखा है। तो पहली बात यह है कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि जो मुख्तलिफ किस्म के इर्रिस्पॉन्सिबल बयानिए या शक शुबहात पैदा किए जा रहे थे कुछ लोगों की जानिब से आर्मी चीफ की क़यादत या उनकी पॉपुलैरिटी और कमांड कंट्रोल के हवाले से, मैं समझता हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अफवाज और जवानों के उस स्टेशन का इंतखाब किया जो कि इस वक्त दहशतगर्दी की जंग में मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन कोर है।
तमाम कोर्स में जो पेशावर कोर है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने जो बात की, आप देखें कि उसके जो टेक्स्ट में शायद टेररिज्म के हवाले से इतना एम्फेसिस नहीं है जितना कि 2 बातों पे है। एक तो ये कि उन्होंने जवानों को ये अश्योर किया, और यकीनन एक जवानों और हमारी अफवाज के अंदर भी ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू था 75 साल की तारीख में, कि जब एक सियासी जमात के वर्कर्स ने फौजी तनसीबात और जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारे फाउंडर से मुंसलिक, हमारे शोहदा से मुंसलिक, उनको टारगेट करने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक भी है। तो उसके हवाले से भी उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि इस किस्म की कोई हरकत ना तो फ्यूचर में बर्दाश्त की जाएगी, बल्कि उनको ये भी यकीन कराया कि जो लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं उनको करार वाकई फौरी सजा दी जाएगी। ये भी एक वार्निंग उन्होंने फौज की क़यादत की जानिब से फौरन अनएम्बिगुअस अंदाज में दे दी। और आखिरी पहलू जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगा वो है एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, और उसमें मीडिया के किरदार का। कि साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है 2 सतह पे। एक तो ये कि सिविल और हमारे अफवाज के दरमियान एक गैर यकीनी पैदा की जाए, फासले पैदा को क्रिएट किया जाए, और साथ ही साथ फौज के अंदर भी तकसीम पैदा की जाए। तो इन दोनों चीजों के बारे में उन्होंने उनको वार्न किया, हमारे अफसरान और जवान को, कि ये कोशिश नाकाम भी बनाई जाएगी और इसके किसी साजिशी बयानिए के जेर असर अफवाज और अफसरान को नहीं आना चाहिए। और लेकिन ये पैगाम मैं समझता हूँ हमारी कौम और सिविलियंस के लिए भी है कि कोई ऐसा बयानिया जो कि गैर मुख्तात हो, डिवाइसिव हो, डिसरप्टिव हो और क्रेडिबल ना हो, उसके असर में आके आप दरअसल अपने दुश्मन के जो अहदाफ हैं उनको बढ़ाने का एक भरपूर पैगाम है जो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने दिया है पेशावर में खड़े होके। आप हमारे साथ रहिए नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया। आज तो जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पेशावर में थे, उन्होंने यौम स्याह 9 मई के हालात व वाक़यात के बारे में बात की। बहुत सारा तासर ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए या 10 को पेशावर में भी वाक़यात हुए, पीटीआई के किसी रहनुमा ने ना मज़म्मत की ना उनको रोका, लेकिन आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप मना करते रहे। ये आज उनका दौरा पेशावर और जो वाक़यात हुए उनके हवाले से उनका वाज़े तौर पर कहना कि शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है कि वो जवानों के साथ, ऑफिसर्स के साथ बराह रास्त उन्होंने एड्रेस किया जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राजा साहब, फौज हमारी फौज है, मुझे पता नहीं क्यों तासुर दिया जाता है कि फौज और पीटीआई जो वो आमने सामने है। ये तो एक साजिश थी, और जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और पीटीआई में है, ये उनका बयानिया भी है और काफ़ी उन्होंने कोशिश भी की कि दोनों को लड़ाया जाए। लेकिन देखें, फौज एक बड़ी कुव्वत है हमारे इस मुल्क में और ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें, अस्करी कुव्वत है और हमें फ़ख्र है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने ही उसको कमज़ोर करें? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बयान बनाया गया और अल्लाह ने उसको नाकाम भी किया। आपको पता है कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उसमें काफ़ी शहरों के अंदर ये दिखाया गया कि जी जो वर्कर हैं वो जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए बेसिकली वर्कर, मैं खुद एक वर्कर हूँ और आपको पता होगा कि मैं जब खुद गया पेशावर में जी 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 मुजाहरे में शरीक था, बड़ा पुरअमन मुजाहरा हम कर रहे थे और मैं बार बार क्योंकि लीडरशिप ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, किसी किस्म की शरपसंदी नहीं होगी, तो उस पर सख्ती से अमल भी होता रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे काबू में नहीं थे। वो जब मैंने बाकायदा ऐलान किया कि भाई कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये कौमी अमलाक है, ये हमारे हैं, ये किसी के जाती नहीं है,
ये कौमी अमलाक होते हैं और इसका नुकसान हमारा नुकसान है। तो उस पे कुछ लोग जो है 10-12 लोग जिनको मैं कभी नहीं जानता हूँ। आपको पता है कि पेशावर के 5 साल में एमपीए रहा हूँ, मैंने कभी उन वर्करों को नहीं देखा जो पेशावर के वर्कर थे वो। लेकिन वो इस तरह बिहेव कर रहे थे, टोपियां उन्होंने पहनी हुई थी, आके मुझसे लड़े, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे धक्के दिए कि जी आप कौन होते हैं जो कहते हैं कि जी पुरअमन रहो। तो अब उस पे ये शकूक शुबात जरूर है कि कुछ लोग उसमें अंदर दाखिल हो गए थे। वो कौन लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो देख ले कौन लोग हैं। ये बिल्कुल ये सीसीटीवी आपने कैमरे दुरुस्त मौजूद फरमाया, हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, गवर्नमेंट का काम है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज कहा कि 72 घंटों में इनको गिरफ्तार किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद भी अभी अब से कुछ पहले पेशावर में ही बात कर रहे थे कि तमाम लोगों को, इन किरदारों को कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। तो फिर आप या आपकी पार्टी तावन करेगी हुकूमत के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत ने तो पीटीआई के खिलाफ ही कार्रवाई करनी है। बदकिस्मती से आप देखें कि जितनी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर वर्करों को देख रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। वो वर्कर जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, तो उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। वो लीडर जो कहते रहे कि जी पुरअमन रहे, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत के कोई कानून, कोई आइन, कोई इस पे कोई है या इनके पास कोई डायरेक्शन है, ये किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ पीटीआई और इमरान खान की दुश्मनी में ये इस हद तक पार न जाए ना कि हर किसी को एक ही तरह समझ के है कि उस पे आप भागते रहे, तो ये क्या आगे जाके क्या होगा? अब ये हुक्म मिला है कि जी बस पीटीआई वाले जो भी हैं, चाहे वो घरों में बैठे थे उस दिन, चाहे वो एहतजाज कर रहे थे, उन सबको पकड़ो और जेलों में डालो। अच्छा क्या होगा? जेलों में डाल देंगे, क्या होगा फिर? देखिए इस तरह जेलों में डालेंगे, जमानतें मिल जाएंगी। है। जमानतें तो मिल रही हैं ना यूसुफ जई साहब। देखिए जमानत तो हर पाकिस्तानी का हक है, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। ये जो नवाज शरीफ लंदन में जाके बैठा है, इस पे कितने केसेस हैं और एक बंदा नाअहल भी हुआ था। वो सारे अभी, यानी अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा जो रिलीफ मिल रहा है वो तो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है, वरना ये सारे आधे से ज्यादा वज़रा जो है इनके ऊपर केसेस नहीं है, क्या करप्शन के केसेस है ना। लेकिन ये बाहर आके वो इक्तदार में है, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है इस वक्त। तो देखिए अगर ये जमानतें पहले भी मिलती थी और उस पे कितने शादियाने बजाए जाते थे कि जी हमें जमानत मिल गई, हुकूमत नाकाम होगी। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, जमानत लेना ये तो अदालत का काम है ना। अदालत अगर इंसाफ देती है, अगर आप जाली मुकदमा बनाएंगे और ये एक्सपेक्ट करें कि अदालत भी जो है ना आपका साथ देगी, इस तरह नहीं होता। अदालत इंसाफ देती है, वो इंसाफ के लिए बैठी होती है। क्या रात को 11-12 बजे अदालतें नहीं खुलती रही? उस पर तो इन्होंने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन अभी तो ये सारी चीजें अदालतों का, अभी तो के अदालतों का झुकाव पीटीआई की तरफ है। और अब पीटीआई जो है वो पीडीएम जो है वो पीर को धरना देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जेयूआई के लोग आएंगे, पीटीआई वाले पहले भी नाराज़ हैं। खुदा न खास्ता आपके सूबे में, पंजाब में या सिंध में या कहीं और आमने सामने आ गए तो फिर क्या होगा यूसुफ जई साहब? देखिए अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल आए। ये तो देखें, ये तो चाहते हैं कि अफरा तफरी हो। इन्होंने 2-3 दिनों में पूरी कोशिश की कि अमन अमान की सूरत हाल खराब हो जाए। देखिए मुझे बताएं, रेडियो पाकिस्तान जला के पीटीआई को क्या मिलेगा? इसके बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन हो सकता है इन तमाम सूरत हाल का? वो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम है जो इलेक्शन से फरार चाहती है। देखिए जब हम चाहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो हम हालात कैसे खराब कर सकते हैं? हमारी लीडरशिप ने तो बहुत बड़े उस पे कहा था कि जी कोई भी पुरअमन एहतजाज हो, बस आप मुझे बताएं कि हम अपनी आवाज उस दिन कैसे पहुंचाते जो 2 दिन इन्होंने नेट बंद रखा। हमारी टॉप लीडरशिप कहती रही कि जी वर्करों को पुरअमन रहने की तलकीन की जाए। 2 दिन तक इन्होंने नेट बंद रखा, आपका फेसबुक बंद था, यूट्यूब बंद था। तो मुझे बताएं कि कौन सा जरिया था हमारे पास कि हम अपने वर्करों तक पहुंच सकते थे? तो ये तो जानबूझकर सारा ड्रामा किया गया और ये चाहते थे कि अमन अमान की सूरत हाल खराब हो और फौज और पीटीआई के वर्कर जो आमने सामने हो जाए और एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, उसमें हमें रास्ता मिल जाएगा कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अल्लाह के फजल से ये सारे सूरत हाल नाकाम हो गई है। अब मुझे बताएं कि पीडीएम ने इस मुल्क के अंदर जो तबाही मचाई, जो महंगाई लेकर आए,
आप एक आम मिडिल क्लास बंदा आटा नहीं खरीद सकता। ये आके धरना देने जा रहे हैं, किस लिए धरना देने जाए कि जी वो अदालतें इंसाफ दे रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको जब 4 रुपए आटा महंगा हुआ था हमारे दौर में, तो कितना शोर मचा था। पेट्रोल 4 रुपए महंगा हुआ। बहरहाल यूसुफ ट्रेन जई मार्च साहब कराची वो से धरना देंगे, वो बाकायदा प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन 9 मई को आप वादे तौर पर हदायत देते रहे कि वायलेंस ना करें, तशद्दुद ना करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। ये बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई और इमरान खान ने बराह रास्त कह दिया कि हालात के ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं फिर? राजा साहब, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के बारे में मेरा तो बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र आपके प्रोग्राम्स के अंदर बड़ा रिकॉर्डेड मौजूद है कि वो बेसिकली अनार्किस्ट हैं और वो एक ख़ास एजेंडा पे हैं। वो ये समझते हैं कि मुझे अपना टारगेट अचीव करने के लिए मुझे ताकतवर से लड़ने से मुझे सपोर्ट मिलती है, और उस लड़ाई में रियासत का नुकसान होता है, किसी फ़र्द किसी इलाके का नुकसान होता है, वो मैटर नहीं करता। ये उनकी रियासत, ये उनकी सियासत का आज तक का शाखसाना है। वो उनके लिए उनके दोस्त मैटर नहीं करते, उनके लिए कोई इदारा मैटर नहीं करता, और इसीलिए आज तक वो किसी भी इदारे, फर्ज करें एक वक्त था वो अदलिया के खिलाफ चले, एक वक्त में वो इदारों के खिलाफ चले, एक वक्त में वो सियासी जमातों के खिलाफ चले। बहुत सारे मौके पे उन्होंने अपना नुक्ता नजर थोपने की कोशिश की है, और यही वतीरा मोर और लेस उनका अपनी जाती जिंदगी में है, अपनी पर्सनल लाइफ में। आज देखे ना, वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान किया कि जो पीटीआई के लोग जत्थे जो वायलेंस में, तशद्दुद में या आर्मी की तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में केसेस चलाए जाएंगे। अगर एहतसाब अदालत का रिमांड सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देती है तो बाकी अदालतों में जो कुछ होगा वो भी तो उसी तरह फौरी तौर पर सेट असाइड हो सकता है। फिर कैसे केसेस चलेंगे? प्रोफेसर साहब, हमने तो कानून के तहत चलना है, दूसरी तरफ से कानून तोड़ा जा रहा है। अब कानून तोड़ा जा रहा है और उस तोड़े जाने के अमल को जो मुख्तलिफ अनवा से हो रहा है, उसको अगर अदालती निज़ाम या चीफ जस्टिस साहब या उनकी सपोर्ट हासिल है, और ये सपोर्ट फ्यूचरिस्टिकली भी हासिल होती है, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिगरगू होती है, तो फिर जो सूरत हाल बिगड़ेगी पर सब जिम्मेदार होंगे। और यकीनन बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, इसलिए कि अदालतें इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलना एक और लफ्ज़ इस्तिलाह है, उससे कहीं आगे जाके खेल रहे हैं, और जिससे अगर आप ये समझें कि इससे अदालतों की अथॉरिटी बन रही है, तो ऐसा नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 72 घंटे, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं 72 घंटों में गिरफ्तारियां की जाएं। आज भी बहुत सारी ज़मानतें मिली हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी बाहर आ गई और लोग भी बाहर आ गए, तो फिर गिरफ्तारियां किस की? राजा साहब, गिरफ्तारियां तो कानून के मुताबिक ही होनी है, और अगर कानून आमद न हुआ तो फिर आप जानते ही हैं, जब कानून बेबस हो जाता है या कानून पे अमल दरामद रुक जाता है तो फिर क्या होता है, फिर कौन सा तरीकाकार बाकी रह जाता है। अल्लाह ना करे कि हम किसी ऐसे तजर्बे का शिकार हों। ये सबको सोचना होगा, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, और किसी एक फरीक को तवाना करके उसके साथ खड़े होके ये इजहार जो है अदालत का या अदालती निज़ाम का, ये बहुत तशवीशनाक है। आप भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, अदालतें भी कानून के ऐन मुताबिक रिहाई दे देती हैं, तो फिर फैसला कैसे होगा? प्राचार्य साहब, गुजारिश ये है कि जो भी हो रहा है हम कर रहे हैं। अगर फर्ज करें इन तनसीबात के ऊपर लोगों ने अटैक किए हैं
और जो लोग इंसाइटमेंट में शामिल थे उनके खिलाफ अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल एज वीडियो ऑडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उनके शाहिद मौजूद हैं, और उन शवाहिद की मौजूदगी में भी अगर अदालतें ऐसा करती हैं तो फिर हुकूमतों पे आपके पास तो कुछ नहीं रह जाता ना, फिर तो वायलेंस जो है वो इनकरेज होगा। आप जरा गौर कीजिए कि पहले पेशावर में गोलियां चली, डेरा इस्माइल खान में या कोहाट में गोलियां चली, और खान साहब की रिहाई पे इस्लामाबाद गोलियों की बुछाड़ से गूंज उठा। इसी तरह लाहौर, ये हम किसको कह रहे हैं? अपने मुखालिफिन को खान साहब सबक दे रहे हैं, लोगों को, नौजवानों को इनकरेज कर रहे हैं, या अपने हैं कि ये मुसल्ला जत्थे, ये मुसल्ला नौजवान कल आपके सामने खड़े होंगे, उसके मानी क्या इससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, या ये वायलेंस किसी अलमिया का नतीजा पैदा? लेकिन आप भी, आपके इत्तेहादी भी, अब तो पीपल्स पार्टी ने भी, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने भी ऐलान कर दिया कि परसों धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन 14 मई के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की पटिशन भी सुन रही होगी, बाहर धरना होगा, फिर तो उसमें भी तो वायलेंस का ख़तरा हो सकता है ना? देखिए, हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल वायलेंस ना हो, पुरअमन रहे, लेकिन प्राचा साहब क्या करें? ज़बानों से कह चुके, मीडिया से कह चुके, पार्लिमान के जरिए कह चुके, स्पीकर के जरिए खत लिख चुके, हुकूमत हाजिर हो के वकला के फोरम के जरिए बातें हो चुकी, चीफ जस्टिस साहब को उनके साथी जज साहिबान ने बहुत सारी इशारत कराया में भी और वाज़ेह अल्फाज में भी अपनी गुजारिशात कर दी, फिर भी ना सुनी जाए तो फिर एहतजाज के अलावा हम क्या करें, किधर जाएं? उसको वायलेंस को हम बिल्कुल वायलेंस की सूरत नहीं बनने देंगे, उसको हम एहतजाज की सूरत में ही रखेंगे। लेकिन ये बात बहरहाल अहम है कि चीफ जस्टिस साहब को जब एक जमात, अब उनके साथ उनका कोई जो रोमांस है वो कुछ ढका छुपा है नहीं, उसके बारे में बड़े वाज़ेह तौर पे खुली शहादतें मौजूद हैं। उनके ऊपर शहादतों को एक तरफ रखिए, उनके ऊपर एक शुकूक व शुबहात हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, और पार्लिमान के हैं, सियासी जमातों के हैं, उनके साथियों के हैं। और अब देखना यह है कि वो जमात जिसके साथ उनकी एसोसिएशन गिनी जा रही है या जिसकी तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, प्राचा साहब, वो जमात उनके हक में यौम यकजहती चीफ जस्टिस बनाती है। अब इससे बड़ा तजाद क्या होगा कि उसी जमात का केस लगे और चीफ जस्टिस साहब बैठ के वो केस सुन रहे हो, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? अब हम क्या करें? ये ना बोलें तो क्या करें, बोलें तो क्या करें? कुछ ऐसे भी इम्प्रेशन आए कि इस धरने में जो परसों होगा, चीफ जस्टिस साहब का इस्तीफ़ा मांगा जाएगा और जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे धरना जारी रहेगा, ऐसा ही है? मुझे प्राचा साहब नहीं पता कि उसका मुतालबा क्या होगा, लेकिन जो कुछ होगा वो आईन और कानून के दायरे में होगा और नहीं। लेकिन मैं ये बात फिर कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, भले ये हमारी मजबूरी बन गया है, अब हमारे पास कोई रास्ते खत्म हो गए हैं, ये वाहिद ऑप्शन बाकी रह गया है, लेकिन बहरहाल ये बदकिस्मती का ऑप्शन है, ये खुशकिस्मती का ऑप्शन नहीं है। आज भी कोई कम से कम 7 हुकूमती लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मसलन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आए, ख्वाजा आसिफ साहब आए, फिर आपकी तरफ से आपके इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, आबिद शेर अली आए, खुरम दस्तगीर ख़ान साहब आए। इसके बावजूद अगर इमरान ख़ान का बयानिया लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके कहने पे इवन बकौल आपके फ़ौजी तनसीबात पर हमले कर रहे हैं, तो फिर तो असर उनका पड़ रहा है या आपका पड़ रहा है पब्लिक पर? प्राचा साहब, अगर एक जमात ये तय
चिंतन करके और वो इंसाइटमेंट के ऊपर लोगों को लेके आए, वो लोगों से, नौजवानों से हलफ ले, कुरान पे हलफ ले, और इस बात पे कि मैं गिरफ्तार हूंगा तो आप बाहर निकलोगे, ये करोगे, इनके नेशनल स्ट्रक्चर है, इसकी मीडिया कैंपेन डिजाइंड है, और जब ये होता है तो उसी जो ऑलरेडी डिजाइंड फार्मूला है उसके मुताबिक अमल करके आप इंसाइट करते हैं लोगों को। तो ये तो बड़ा वाज़ेह और खुला हुआ है, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं। इस सूरत में उनके यहाँ जितने लोग आए, ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ने उनका साथ दिया, लेकिन इमरान खान साहब अगर वाकई इतने पॉपुलर लीडर हैं तो कराची में कोई 2 लाख लोग निकले होते, कोई लाहौर में 70,000 लोग निकले होते, कोई इस्लामाबाद पिंडी में कोई 10-20 हजार लोग निकलते, पिशावर में कोई 40,000 लोग निकलते, चले कोई बात बनती। आप मुझे किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे बता सकते हैं 10, 15, 20 जगहों पे जो इंसिडेंट्स हुए, कहीं पे 100 लोग थे, कहीं पे 200 थे, कहीं पे 500 थे, शायद एक जगह पे, एक आध जगह पे, एक खास मौके पे 1,500-2 हजार लोग तक, इनकी तादाद उस खास मौके पे उस तक गई। उससे बियॉन्ड भी कई है। क्या ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी है? क्या ये कसरत पाकिस्तान की इजहार है, या ये एक ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सेस हैं? वेरी वैलिड क्वेश्चन चौर साहब, आपने बड़े जेन्युइन सवालात रेज़ कर दिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे रूबरू थे। बाकी मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।